नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। भूपेश बघेल सरकार जाएगी जनता के बीच। अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच सरकार जाने वाली है। गोधन न्याय योजना गिनाई जाएगी, किसान न्याय योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, दस्तक देंगे, राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे, आम जनता से संवाद करने की कोशिश। तो उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में राज्य सरकार। गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, इन सब का जिक्र किया जाएगा। बाकी योजनाओं का भी जिक्र किया जाएगा। आम जनता से सीधा संवाद। जनता को सीधे जाकर अपनी योजनाओं की जानकारी। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, अभियान के बारे में भी बताएं। और ये भी बड़े अचरज की बात है कि जिस जमहूरियत में भगवान की तरह होती है जनता, उस जनता से संवाद करने की नौबत आ रही है। अवधेश। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि बड़े अचरज की स्थिति है कि जो योजना चुनावी साल में बनाई जाती है, जो राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल अगर होती है, तो अपने किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने का जो वर्ष चुनती है वो होता है चुनावी। लेकिन अगर 2 साल के पूरा होने के इर्द गिर्द अगर सरकार या सत्ताधारी दल जनता के बीच जाके संवाद करे तो समझा जा सकता है कि सरकार को और अधिक विश्वास जनता से हासिल करना है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये समझिए कि सत्ता और संगठन सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं। मतलब ये कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक ले जाने के लिए, जनता से संवाद करने के लिए घर घर दस्तक देने की जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे, तो यह कि सत्ता के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। मसलन ये कि बीते 2 सालों में सत्ता के भागीदारी में से चूक जाने का जो दर्द जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को है, उस दर्द को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तीर से 2 निशाना साधा जाएगा। पहला यह कि जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर जाया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उस फीडबैक के आधार में आगामी सालों की योजना बनाई जाएगी, आगामी कार्य योजना तैयार की जाएगी। और दूसरा, जो कार्यकर्ता नाराज है या फिर नाराज होने के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं, उन्हें साध के उन्हें कुछ दायित्व दे दिया जाएगा, उन्हें जिम्मेदारियां दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो कहा कि जनता जो है वो जनार्दन भगवान की तरह होती है, उनसे संवाद करने की स्थिति बन रही है। तो वो संवाद करने की स्थिति क्यों बन रही है, उस क्यों के भी सवाल को तलाशा जाएगा और जनता से संवाद किया जाएगा। वाकई जनता से संवाद करने की नौबत। और ये भी आपने अच्छी बात याद दिलाई कि ना तो साल चुनावी है, फिर भी जनता के पास जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ और प्रदेश में धान की खरीदी 10 नवंबर से शुरू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन के साथ किसानों ने चक्का जाम भी किया। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की तस्वीर, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 30 से ज्यादा किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए। चक्का जाम को लेकर पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था। एसडीएम से लेकर एएसपी स्तर तक के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कई स्थानों पर केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया गया। कई जगह किसानों ने मानव श्रृंखला बनाई, सड़क पर निकले। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सड़क जाम करने की भी तस्वीरें आई हैं। जब केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किसान आज सड़कों पे उतरे, न केवल राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी किसानों ने सड़क पे उतर के चक्का जाम किया। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि संशोधन कानून के खिलाफ और राज्य सरकार के द्वारा 1 दिसंबर से धान खरीदी के निर्णय के खिलाफ जो किसान संगठन है, उन्होंने पहले से ऐलान किया था कि आज मतलब 5 नवंबर को वो सड़क पे उतर के चक्का जाम करेंगे। बात अगर राजधानी रायपुर की जाए तो राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में किसानों ने चक्का जाम किया। तकरीबन 15 मिनट तक उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किए रखा और शासन प्रशासन की मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को समझाइश दी गई, जिसके बाद किसान
सड़क से उतर के पंडाल में जाके अपना आंदोलन जारी रखे। बहरहाल किसानों ने ऐलान किया है, किसानों ने चेतावनी दी है कि समय रहते उनके मांगों पे विचार करके अगर सहमति नहीं जताई जाती है या फिर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में आज जिस तरह से सांकेतिक आंदोलन था, आने वाले समय में आंदोलन का रुख और भी उग्र होगा और न केवल प्रदेश की राजधानी बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदेश भर के और देश भर के किसान जुट के आंदोलन करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि कृषि प्रधान राज्य और कृषि प्रधान देश ने किसानों के सड़कों पे उतरने के बाद जिम्मेदार हमारे क्या कुछ निर्णय लेते हैं और किसानों के हित में आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ और धान खरीदी की एक शर्त 10 नवंबर से वो शुरू कर दी जाए, इसे लेकर प्रदेश भर में किसानों ने प्रदर्शन किया। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कई जगह चक्का जाम के हालात बने। 30 किसान संगठन, तकरीबन 30 किसान संगठन इसमें शामिल रहे, ये दावा किया जा रहा है। किसान सड़क पे अपन मांग लेके अपन वाजिब मांग लेकर के उतरे हैं। पूरा प्रदेश के किसान मन के धान लुआ गए, लेकिन धान खरीदी भूपेश सरकार शुरू नहीं करते। ऊपर ले मोदी सरकार 3 टन काला कानून लाने हैं, वो हमारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कल वापस लिया जाए। ये हमारा सांकेतिक था। इसके बाद हम जो है आंदोलन मरो या लड़ो की तर्ज में हम जाएंगे। मंडी की व्यवस्था खत्म कर दे रहे हैं। राज्यसभा में जोर से विरोध किए, लेकिन वहाँ पे बहुमत के आधार पर उन्होंने सांसदों के साथ धक्का-धूमी करके सिक्योरिटी गार्ड लगा के वो कानून को पारित कर दिया है। विरोध करते हैं और जब तक और मोदी जी से मांग करते हैं कि इस कानून को वो वापस ले। और इधर छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश महिला कांग्रेस ने उत्पीड़न दिवस मनाया। महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। राजधानी रायपुर के गांधी चौक पे आज जो महिला कांग्रेस है वो सड़क पर उतरी और 1 दिन का धरना दिया। महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस के रूप में मनाया गया। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम जो राज्यसभा सांसद भी है, उनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम कई जो बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए। इसके साथ महिला कांग्रेस ही जो है वो इसमें शामिल हुई। और महिला कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से लगातार केंद्र की मोदी सरकार आने के बाद में महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है और खासतौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ पे जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वो लगातार सड़क पर उतर रही है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये उसी की कड़ी है। फूलोदेवी नेताम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं ये क्यों जरूरत आन पड़ी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने ये महिलाओं को सड़क पे उतरे, आंदोलन करें, ये उनकी भावना को दर्शाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, उनके यहाँ बहन है, ना बेटी है, ना पत्नी है, तो महिलाओं का दर्द क्या जाने। उनकी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। आए दिन रेप जैसे दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है महिलाओं को। हाथरस में जो बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, जो गुनाहगार है उनको आज तक सलाखों के पीछे नहीं लिया गया और इस तरीके की घटना का हम विरोध करते हैं। महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोध दिवस के रूप में महिला कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। और जो महिला कांग्रेस है उसका कहना है कि जब तक हाथरस की घटना को लेकर न्याय नहीं मिल जाता वो लगातार इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे। और उनका कहना है कि महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ कलांजवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब जरा बात कोरोना वैक्सीन की। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही टीकाकरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए बाकायदा प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। दरअसल इन्हें ही प्राथमिकता देनी है। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ही लगाई जाएगी। सरकार का यह कहना है कि यह डाटाबेस टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय करने में सहायक होगा। डाटाबेस में नाम शामिल होने का मतलब ये नहीं कि उनका अनिवार्य टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया, टीकों के भंडारण और मेंटेनेंस के लिए राज्य के पास पर्याप्त व्यवस्था है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए अभी 530 कोल्ड चेन पॉइंट सक्रिय हैं। इसके अलावा 80 नए कोल्ड चेन पॉइंट भी शुरू किए जा रहे हैं।
और अब बात झीरम कांड की। झीरम कांड मामले में एक बार फिर बयान देने से प्रत्यक्षदर्शी दौलत रोहरा ने इनकार कर दिया है। दरअसल एनआईए के नोटिस पर वो मौजूद तो हुए, उन्हें अपना बयान भी देना था, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में मामला होने का हवाला दिया और बयान फिर नहीं दिया। एनआईए के चौथे नोटिस पर उन्होंने अपना बयान नहीं दिया और बिना बयान दिए वो वापस लौट गए। एनआईए हो या कोई भी पुलिस हो, इनका कार्य प्रणाली काम है, न्यायालय का न्यायपालिका काम है। इन लोगों ने कार्य किया नहीं तो न्याय मिलेगा कैसे हमको? हम तो न्याय चाहते हैं और हम तो खुद होके उनके पास गए थे जब उन लोगों ने बयान नहीं दिया। अब मुझे जब मैं कोर्ट में गया हूं तो मुझे बार बार बोला जा रहा है, तो अभी मैं कोर्ट का आदेश जो होगा मैं उसका पालन करूंगा। और इधर दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। सेक्टर 9 के अस्पताल से उन्हें एम्स रेफर करना पड़ा। 4 दिनों से वो बीमार थे, इस तरह की जानकारी भी मिली है। सांसद बीमार थे और ज्यादा तबीयत जब उनकी बिगड़ गई तो उन्हें एम्स रेफर किया गया है। और इसके बाद जब लगातार फोन के सिलसिले और उनके समर्थक उन्हें फोन करने लगे, तब उन्होंने सांसद विजय बघेल ने ट्वीट कर कहा कि ईश्वर और आप सभी की दुआओं से मैं सकुशल हूं। ईश्वर की कृपा और आप सभी की दुआओं से, किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं। शुभचिंतकों के मैसेज और कॉल लगातार आ रहे हैं। अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं। शुभकामनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद भी उन्होंने दिया और बताया कि चिंता की कोई बात नहीं। और बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली की तार की चपेट में एक सीआरपीएफ जवान आ गया। मौके पर ही इसकी मौत हो गई। 170वीं बटालियन के जवान की मौत हो गई है बिजली के तार की चपेट में आने से। खास बात यह है कि अवैध शिकार के इरादे से ये बिजली का तार लगाया गया था, इसकी चपेट में जवान आ गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर ये जवान निकले हुए थे सर्च करने के लिए और उसी दौरान ये घटना हुई। शिकारियों की हालांकि तलाश की जा रही है, लेकिन यह तय है कि अवैध शिकार को रोकने में वन विभाग पूरी तरह नाकाम है। और खबर दंतेवाड़ा से, जहां इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख का ये इनामी नक्सली है, इसने सरेंडर किया है एसपी अभिषेक पल्लव के सामने। आत्मसमर्पण किया गया, भरमार बंदूक के साथ इसने आत्मसमर्पण किया है। निर्ली सीआरपीएफ कैंप में इस नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का संकल्प लिया है एसपी अभिषेक पल्लव के सामने। खबर रायपुर से, संप्रेक्षण गृह से 2 बालक फरार हो गए। माना बाल संप्रेक्षण गृह से बालक फरार हुए हैं। हत्या, अपहरण और अनाचार का आरोप इन पर था। दीवार में इन्होंने सेंधमारी की और ये फरार हो गए। इनकी तलाश हालांकि पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी मिली नहीं है। संप्रेक्षण गृह में इन्हें रखा गया था, जहां से माना संप्रेक्षण गृह, जहां से दीवार में सेंधमारी कर ये फरार हो गए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर रायगढ़ से। रायगढ़ के सरिया थाना इलाके में एक एटीएम लूटने की नाकाम कोशिश की गई। चंद्रपुर मार्ग में स्थित एसबीआई के एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। और क्या कभी आपने सुना है कोई किडनैपर किसी बच्चे को किडनैप करे और फिर फिरौती की रकम भी खुद ही जुगाड़ने लगे? किडनैपिंग की अब तक की यह सबसे अजीबोगरीब वारदात। किडनैपर जुगाड़े फिरौती की रकम। अब तक की सबसे अनोखी किडनैपिंग। एक मासूम, 2 किडनैपर, 10 पुलिस की टीम। किडनैपर का इमोशनल ड्रामा। 12 घंटे और वो किडनैपर अंकल। इस घर में 12 घंटे में 3 बार फोन की घंटियां घनघनाती है।
तीनों बार अलग अलग नंबर से वो किडनैपर्स फिरौती के लिए कॉल करते हैं और फिरौती में 5 लाख रुपए की रकम की डिमांड करते हैं। दरअसल जांजगीर चांपा के बलोदा थाना इलाके के ठटगा बहरा गांव के किराना व्यापारी राजेंद्र कुमार के 6 साल के बेटे अनुज का अपहरण हुआ था। सुबेरे का घटना है, 9:30 बजे का। अनजान व्यक्ति कोई उठा करके ले गया था। वो अपने ही घर के आगे बगल में जो दुकान थी उसके आगे सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे अपने पड़ोस के बच्चे के साथ बैठा था और उसकी माँ नॉर्मली दुकान पे बैठी रहती है, लेकिन उस समय कुछ सामान लेने के लिए वो घर के अंदर चली गई थी और उसी बीच मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उसने इस बच्चे को बोला कि छत्तीसगढ़ी में ही बोला कि चलो तुम्हारे पापा स्प्राइट लेके बुलाए हैं बलौदा, मेरे साथ चलो। इस बात पर ये बच्चा इसके साथ बैठ गया और मोटरसाइकिल से ये वहाँ से निकल गया। इस अपहरण की गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 जिलों की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई थी और फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। आखिर वो बाइक सवार मास्क वाला किडनैपर कौन था, इसकी तफ्तीश जारी थी और फिर किडनैपर्स के फोन कॉल ही उनका काल बन गए और महज 12 घंटे के अंदर इस घर से मासूम अनुज को पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से छुड़ा लिया। और जब उस किडनैपर का नाम सबके सामने आया तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो किडनैपर निकला बच्चे का चचेरा चाचा राजा कुर्रे। मुख्य आरोपी है जिसने पूरी घटनाक्रम को रचा था, राजा कुर्रे, जो कि जो विक्टिम है उसी का चचेरा भाई है। उसको भी बलौदा से गिरफ्तार किया गया है और उसी ने फिरौती की रकम के लालच में इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आरोपी राजा कुर्रे परिवार और पुलिस वालों की हर हरकत पर पैनी निगाह रखे हुए था, यहाँ तक कि फिरौती के लिए 1-2 लाख रुपए की रकम जुगाड़ने का ऑफर भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।